हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे जंग मासूमियत को निगल जाती है और बचपन के हाथों में खिलौनों की जगह बंदूकें थमा देती है। हम सब जानते हैं कि अफ्रीका एक खूबसूरत कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसका इतिहास अनगिनत जंगों और सिविल वॉर से भरा पड़ा है। कई देशों में प्राकृतिक संसाधनों जैसे हीरे और सोने पर कब्जे के लिए विद्रोही गुटों और सरकारों के बीच सालों तक खूनी संघर्ष चला, और इस जंग की सबसे भारी कीमत चुकाई वहां के आम लोगों और खासकर बच्चों ने। इन विद्रोही गुटों ने हजारों बच्चों को अगवा किया, उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें चाइल्ड सोल्जर यानी बाल सैनिक बनने पर मजबूर कर दिया। आज की हमारी फिल्म बीस्ट्स ऑफ नो नेशन इसी दिल दहला देने वाली सच्चाई पर आधारित है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो अभी तो खेल कूद रहे हैं। नैरेटर हमें बताता है कि देश में जंग छिड़ी है और स्कूल बंद हो चुके हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर आगू से। वो एक छोटा बच्चा है जो एक खटारा टीवी का खाली ढांचा बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। वो इसे इमेजिनेशन टीवी कहता है, जिसके अंदर वो खुद एक्टिंग, डांसिंग और कुंग फू करके दिखाते हैं। लेकिन गार्ड्स को इसमें कोई मजा नहीं आता और वो उन्हें भगा देते हैं। आगू हमें बताता है कि ये जगह जंग के बीच एक सेफ जोन है जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। आगू और उसके दोस्त इस टीवी को टोल गेट के गार्ड्स को बेचने की कोशिश करते हैं और इस बार वो अपने 3D फीचर से उन्हें हंसाने में कामयाब हो जाते हैं। आगू कुछ खाने के बदले में सौदा पक्का कर लेता है। घर पर आगू अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करता है और उसे किताबी इंग्लिश सिखाता है। वो हमें अपने पिता से मिलवाता है जो पहले एक स्कूल टीचर थे, लेकिन अब वो रिफ्यूजी लोगों को रहने की जगह और जरूरी सामान दिलाने में मदद करते हैं। उसका एक बड़ा भाई भी है जो काफी घमंडी है और उसका एक ही लक्ष्य है, एक लड़की को इम्प्रेस करना। इसके बाद पूरा परिवार चर्च जाता है। जल्द ही आगू अपने दोस्तों के साथ पैसे कमाने के लिए एक रोड ब्लॉक स्कैम करता है। तभी अचानक एक बूढ़ी सन की औरत उन्हें डांटती है और उनकी जमीन चुराने के लिए उन्हें चोर कहती है। आगू घर पहुंचता है और अपने दादाजी से मिलवाता है। परिवार साथ में डिनर करता है और डकार मारने का कंपटीशन करता है। लेकिन ये सब तब उल्टा पड़ जाता है जब पता चलता है कि वो इमेजिनेशन टीवी असल में आगू के पिता के टीवी से निकाला गया था। उसके पिता उसके पीछे भागते हैं और अब उसे बाहर सोना पड़ेगा। अगले दिन आगू आंगन साफ कर रहा है जबकि रेडियो पर खबर आ रही है कि उनके इलाके के पास जंग और भी भयानक होती जा रही है। तभी लोकल मिलिशिया शहर में दाखिल होती है। पूरा शहर लोकल चर्च में एक मीटिंग करता है। उनके गांव का मुखिया बताता है कि लोकल मिलिट्री उनकी जमीन का इस्तेमाल जंग के लिए करने वाली है, इसलिए अब उन्हें गांव छोड़ना होगा। फैसला होता है कि औरतों और बच्चों को सुरक्षा के लिए भेज दिया जाएगा, जबकि आदमी यही रुककर अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। उस रात आगू अपने माता पिता को बहस करते हुए सुनता है। अगले ही दिन गांव खाली होना शुरू हो जाता है। लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भगदड़ मचा रहे हैं। आगू के पिता ड्राइवर से उसे अपनी मां के साथ भेजने के लिए मोलभाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं मानता। उनके पास मां और सबसे छोटे बच्चे को पहले भेजने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब सिर्फ आगू, उसका भाई और पिता बचे हैं। आगू ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उनकी गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है वो उसे पकड़ नहीं पाता। कुछ ही देर में धमाकों और गोलियों की आवाज से वे भागने लगते हैं। जंग शुरू हो चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। आगू और बाकी मर्द एक जगह छिपे हुए हैं। तभी दुश्मन सेना NRC वहां आती है और उनके छिपने की जगह पर गोलीबारी करती है। पैदल सैनिक बाकी लोगों को ढूंढ लेते हैं। उन सबको बाहर ले जाया जाता है, बांध दिया जाता है और बंदूक की नोक पर रखा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या वो विद्रोही हैं, लेकिन आगू के पिता कहते हैं कि वो यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वही पागल बूढ़ी औरत वहां आती है। वो कहती है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानती और उन पर विद्रोही होने का इल्जाम लगा देती है। NRC का लीडर उन पर जासूसी का आरोप लगाता है, तो अब सजा का वक्त है। आगू और उसका भाई भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि दुख की बात है कि उनके पिता समेत बाकी सभी को कुत्तों की तरह गोली मार दी जाती है। आगू भागता है और दुख की बात है कि उसका भाई भी गोली का शिकार हो जाता है। आगू जंगल की तरफ भागता है और पीछे देखता है तो उसका गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब वो आखिरकार सुरक्षित हो जाता है तो वो अपने भाई और पिता के लिए रोता है। वो एक झोपड़ी से कुछ सामान लेने की कोशिश करता है और आखिर में उसे कच्चे पौधे खाने पड़ते हैं। अगले दिन जंगल में भटकते हुए आगू खुद को एक गोलीबारी के बीच पाता है। तभी एक आदमी मशेटे लेकर उस पर झपटता है। फिर वो लोग उसे पकड़कर उसके कपड़े उतार देते हैं। उन्हें लगता है कि वो PLF दुश्मन गुट का हिस्सा है। और तभी एंट्री होती है कमांडेंट की। वो जानना चाहता है कि आगू जंगल के बीच में क्या कर रहा है। वो अपने एक वफादार सैनिक स्ट्रीका को उसे खोलने के लिए कहता है। कमांडेंट फिर अपने सेकंड इन कमांड को बुलाकर पूछता है कि उन्हें आगू के साथ क्या करना चाहिए। पहले तो वो उसे खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर कमांडेंट पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। आगू उन्हें वो भयानक कहानी बताता है कि कैसे सरकारी सेना ने सब कुछ तबाह कर दिया। कमांडेंट को लगता है कि वो उसे जंग के लिए तैयार कर सकता है और आगू भी मान जाता है कि वो उन लोगों को खत्म करना चाहता है जिन्होंने उसके भाई और पिता को मारा था। कमांडेंट उसे कुछ सामान उठाने के लिए कहता है और बाकी NDF नेटिव डिफेंस फोर्सेस को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो जंगल के रास्ते NDF के सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां कमांडेंट का स्वागत होता है। आगू और दूसरे नए लड़कों को दल में शामिल किया जाता है और ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। आगू अभी भी सदमे में है। ठिकाने पर एक शांत सुबह होती है और सैनिक अपना खाना खा रहे हैं सिवाय आगू के, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से NDF का योद्धा नहीं बना है, तो उसके लिए कोई खाना नहीं है। कुछ देर बाद नए लड़कों की ट्रेनिंग शुरू होती है। ये सब उनके खड़े होने के तरीके और बंदूक पकड़ने के तरीके से शुरू होता है। आगू अपनी मां से मिलना चाहता है, लेकिन सेकंड इन कमांड कहता है कि धीरे धीरे वो जंग जीत रहे हैं और जब जंग खत्म हो जाएगी तो वो अपनी मां को ढूंढने के लिए आजाद होगा। अगला ट्रेनिंग सेशन है प्रोपेगेंडा का। सेकंड इन कमांड नए लड़कों को बताता है कि NRC जबरदस्ती इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो आगू को बेरहम बनना सिखाता है। जल्द ही कमांडेंट अपने सैनिकों को एक जोशीले भाषण के लिए इकट्ठा करता है, इस उम्मीद में कि NDF बदले की आग से भर जाएगी। वो NDF को अपना परिवार भी मानता है। फिर सभी नए लड़कों को एक अजीब रस्म के जरिए दल में शामिल किया जाता है। इस रस्म में उन्हें आग के ऊपर रखा जाता है, फिर उन्हें दौड़ाया जाता है और पीटा जाता है। आगू इसे पार कर लेता है। जल्द ही उसे एक अंतिम संस्कार जैसे इवेंट में खड़ा किया जाता है और वे उस पर बंदूक तानते हैं, लेकिन जानबूझकर निशाना चूक जाते हैं। कमांडेंट की नजर में आत्माओं ने नए लड़कों को आशीर्वाद दिया है। दीक्षा पूरी हो चुकी है और अब जंग का समय है। NDF एक पुल पर पहुंचती है और घात लगाकर हमला करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेती है। प्रीचर नाम का एक सैनिक आगू को हमले का प्लान बताता है। एक काफिला आता है और NDF पहली गाड़ी पर एक RPG लॉन्च करती है। गोलियां बरसने लगती हैं और प्रीचर को और गोलियां चाहिए, लेकिन आगू थोड़ा सुस्त है। खैर, हमला खत्म हो गया है। अब सामान लूटने का समय है। एक जिंदा बचा हुआ आदमी मिलता है, तो आगू को उसे खत्म करने का काम सौंपा जाता है।
वो बदनसीब आदमी कमांडेंट से भीख मांगता है कि वो बस एक ब्रिज इंजीनियर है, लेकिन कमांडेंट उसे चुप करा देता है। हथियार के तौर पर बंदूक बहुत जल्दी काम तमाम कर देती है, इसलिए मशेटे को चुना जाता है। इसे और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए कमांडेंट अगू को भड़काता है कि ये आदमी उसी सेना का हिस्सा है जिसने उसके भाई और पिता को मारा था। जल्द ही गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और हमारा लड़का उस पर टूट पड़ता है। स्ट्रिका भी उसकी मदद के लिए वहां है। अगू अपनी पहली AK-47 कमाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उल्टियां करने लगता है। वो अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बारिश में अगू स्ट्रिका के साथ है, लेकिन अगू हैरान है कि स्ट्रिका उससे बात क्यों नहीं कर रहा। बारिश रुकने के बाद NDF के पास अब चलने के लिए गाड़ियां हैं। वो कुछ जगहों पर रुकते हैं जहां बच्चे आराम करते हैं और खेलते हैं, जबकि बड़े लोग रात के खाने का जुगाड़ करते हैं। जल्द ही वे एक बड़े से शेड में जश्न मनाते हैं, जहां कमांडेंट अपने बाकी सैनिकों के साथ एक पिता जैसा रिश्ता दिखाता है। ठीक उसी समय सेकंड इन कमांड गांव के कुछ बचे हुए लोगों को लेकर आता है। वे इन लोगों को रहने देते हैं। फिर अगली बार और जंग का समय आता है। वे दुश्मनों के लिए एक गांव की छानबीन करते हैं और हमारे लड़के को लगभग गोली लगी जाती। सेकंड इन कमांड कमांडेंट को रिपोर्ट करता है कि वे इसी गांव में लड़ रहे हैं और वे सब फंस गए हैं। कमांडेंट उसे पुल पर कब्जा करने का आदेश देता है। जल्द ही कमांडेंट मोटार सपोर्ट लाता है। वो सिर्फ बहादुर लोगों को उस पुल पर कब्जा करने के लिए बुलाता है। उनके आदेशों के तहत अगू और दूसरे सैनिक गोलियां बरसाते हुए गांव में घुस जाते हैं। हमारा लड़का जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है और उनकी मिलीजुली ताकत से PLF पीछे हटने लगती है। जीत हासिल करने के बाद जश्न मनाने का समय आता है। अगू और स्ट्रिका कमांडेंट को अपने सुपीरियर से आदेश लेते हुए सुनते हैं कि उन्हें धीरे धीरे और गांवों पर कब्जा करना है और अंत में राजधानी शहर में जाकर उसे आजाद कराना है। एक बार वो बातचीत खत्म हो जाती है तो कमांडेंट अगू की तारीफ करता है कि वो आज कैसे लड़ा, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि अगू एक दिन एक महान लीडर बनेगा। वो ये भी कहता है कि अगू शायद अपनी माँ से मिल जाए। कमांडेंट उसे एक खास टोपी देता है और फिर वो कोई अजीब सा पदार्थ सूंघता है और फिर अगू के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारा लड़का बुरी तरह से सदमे में है। स्ट्रिका उसे उठाकर ले जाता है, जबकि वो आग के पास चुपचाप रोता रहता है। अगले दिन प्रीचर अगू के पास आता है और उसे कोई अजीब सा भूरा पाउडर ब्राउन देता है और उसे खाकर वो बुरी तरह से बहक जाता है। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती हैं, जबकि कमांडेंट फिर से अपना एक मशहूर भाषण दे रहा है। एक UN का काफिला उनके पास से गुजरता है और NDF की तस्वीरें लेता है। वे सब धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ते हैं और आगू को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। उन्हें बहुत से लोगों को मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वे आम नागरिक लगते हैं। गांव को लूट लिया जाता है और समय के साथ आगू फौजी जिंदगी को समझने लगता है। उसे लोगों को गोली मारने की आदत हो जाती है। आखिरकार NDF एक इमारत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है। वो पहले जैसा था, अब उसका ठीक उल्टा बन चुका है। वो भूरा पाउडर अभी भी उस पर हावी है, इसलिए वो एक औरत को अपनी मां समझ लेता है। औरत कहती है कि वो उसकी मां नहीं है और उसे लगता है कि वो उसे धोखा दे रही है, इसलिए वो होप एक और सैनिक को उस औरत के साथ जबरदस्ती करने देता है, जबकि वे उसके बच्चे को पीटते हैं। अगू को अब एहसास होता है कि वो क्या कर रहा था और वो उस औरत को उसके दुख से आजाद कर देता है, उसे गोली मार देता है। टाउन हॉल में सैनिक कैदियों के मुंह में ग्रेनेड डाल रहे हैं। कमांडेंट को तब अपने सुपीरियर से एक मैसेज मिलता है। वो कैदियों को उड़ा देता है। कमांडेंट फिर अगू और स्ट्रिका को अपने स्क्वाड में रखता है और NDF का काफिला अपनी बंदूकें हवा में लहराते हुए आगे बढ़ता है। उन्हें अगले शहर के गार्ड्स रोक लेते हैं। पता चलता है कि यहाँ रहने वाली सेना उनकी सहयोगी है। वे सब टाउन हॉल तक जाते हैं जहाँ कमांडेंट डिप्टी से मिलता है। उन्हें बिना हथियारों के अंदर ले जाया जाता है। घंटों बीत जाते हैं और कमांडेंट आखिरकार टूट जाता है। उन्हें आखिरकार एक कमरे में ले जाया जाता है और भी घंटे बीत जाते हैं। वे सब सो जाते हैं। फिर डिप्टी उन्हें जगाता है। आखिरकार सुप्रीम कमांडर दादा गुड ब्लड से मिलने का समय आ गया है। बाकी लोग एक लंच टेबल पर चले जाते हैं, जबकि सेकंड इन कमांड कमांडेंट और दादा बात करते हैं। जनरल के प्रमोशन के बजाय कमांडेंट को चीफ ऑफ सिक्योरिटी के पद पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि सेकंड इन कमांड उसकी बटालियन का नेतृत्व करेगा। सेकंड इन कमांड उसे धन्यवाद देता है, लेकिन कमांडेंट वहां से निकलना चाहता है। वो जानता है कि ये उसे डिमोट करने की एक चाल है। दादा कहता है कि दुनिया अब इस जंग पर ध्यान दे रही है, इसलिए कमांडेंट उनकी पब्लिक इमेज में फिट नहीं बैठता। इस पर कमांडेंट अपने आदमियों के साथ एक और रात बिताने की इजाजत मांगता है। रात में कमांडेंट अपने आदमियों को अपनी मां के घर ले जाता है, जहां उन्हें गर्म बियर दी जाती है। सैनिक जल्द ही हद से ज्यादा रुक जाते हैं और फिर कुछ लड़कियां उनका मनोरंजन करने आती हैं। उनमें से ज्यादातर औरतों के साथ निकल जाते हैं। कमांडेंट सेकंड इन कमांड को भी एक औरत के साथ भेजता है। तभी अचानक गोलियों की आवाज आती है। वे सेकंड इन कमांड को लाते हैं जिसे गोली लगी है। वो इसके लिए कमांडेंट को दोषी ठहराता है, लेकिन वो दोष उस औरत पर डाल देता है। कमांडेंट अपनी ही मां पर गोली चलाने का आदेश देता है। अगली सुबह अगू नशे की लत से जूझ रहा है और सेकंड इन कमांड के तड़पते शरीर को भी देख रहा है। कमांडेंट फिर अगू को बुलाता है और उसे बताता है कि ये खतरनाक समय है। अगू फिर खबर देता है कि सेकंड इन कमांड अब नहीं रहा। अगली रात कमांडेंट की बटालियन के बाकी लोग सेकंड इन कमांड की मौत का शोक मना रहे हैं। वे सब प्रार्थना करते हैं। फिर कमांडेंट अपनी सेना को भड़काता है कि सुप्रीम कमांडर अब उनका दुश्मन है। उनका नया मकसद अपने निजी फायदे के लिए बाकी गांवों को लूटना। अगू इस वफादारी को लेकर थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा है और बाकी NDF जंगल की गहराइयों में रात भर सफर करती है। मिसाइलें उन पे बरसने लगती हैं। हर तरफ धमाके हो रहे हैं। बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और अगू अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चूंकि हमले में उनकी गाड़ियां तबाह हो गई थी, वे पैदल ही आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि NDF पहली बार दिशाहीन हो गई है। अगू और स्ट्रिका कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करते हैं। जल्द ही दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वे सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी वजह से स्ट्रिका खड़ा नहीं होना चाहता और ऐसा लगता है कि उसे गोली लग गई है। अगू उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है ताकि वो उसे आने वाले युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल सके। अगू थक रहा है, लेकिन वो घने जंगल में स्ट्रिका को उठाए हुए आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद अगू को अपनी मां के गाने की आवाज सुनाई दे रही है और स्ट्रिका कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो गिर जाता है। अगू उसे चेक करता है। उसकी नब्ज नहीं चल रही। स्ट्रिका की सांसें थम चुकी थी। अगू को यकीन नहीं हो रहा है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी स्ट्रिका की मौत को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वे उसे एक पत्ते से ढक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगू अपने भाई को एक आखिरी बार देखता है और दिल में गम लिए आगे बढ़ जाता है। जंग का एक और दिन बीत जाता है और लगातार गोलियों की आवाज अभी भी सुनी जा सकती है। अगू अपना आपा खोता हुआ दिख रहा है, जबकि प्रीचर मशीन गन से उस इलाके की रखवाली कर रहा है। वो फिर अगू को और गोलियां लाने का आदेश देता है।
तो आगू को नीचे किलेबंदी तक जाना पड़ता है और पानी से भरी खाइयों को पार करना पड़ता है। जैसे ही वो घूम रहा है, एनडीएफ की हिम्मत खत्म होती दिख रही है और कुछ आदमी कमजोर और बीमार भी लग रहे हैं। आगू मन ही मन कह रहा है कि वो इस जंग से पूरी तरह निराश महसूस कर रहा है और उसे लगता है कि उसकी माँ का गाना ही एकमात्र चीज है जो उसे जिंदा रखे हुए है। वो आखिरकार कमांडेंट के पास गोला बारूद मांगने जाता है। प्रीचर फिर आता है और कहता है कि वो छोड़ रहा है। गोलियां नहीं है, क्योंकि भोजन, पानी, गोला बारूद और संसाधनों की कमी उन्हें पागल बना रही है। ऐसा लगता है कि प्रीचर बगावत शुरू करने वाला है और दागू बचाव में आ जाता है। कमांडेंट कहता है कि उनके पास वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने युद्ध अपराध किए हैं। जल्द ही आगू, प्रीचर और कमांडेंट के बीच बंदूकें तन जाती हैं। कमांडेंट आगू से उसे खत्म करने के लिए कहता है। ये टकराव शांति से खत्म होता है और सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं और आखिरकार आगू भी चला जाता है। आखिरकार ये भागे हुए सैनिक कुछ ऑफिशियल यूएन सैनिकों के पास सरेंडर करने पहुंचते हैं। उन्हें यूएन के एस्कॉर्ट में वापस ले जाया जाता है, जहां बच्चों को उनकी गाड़ियों पर चढ़ने के लिए कहा जाता है, जबकि बड़ों को स्कैनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। आगू फिर एक आरामदायक दिखने वाले कमरे में जागता है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उसकी टीचर आती है और पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सदमे में है। आगू फौजी जिंदगी को भुला नहीं पा रहा है और यहाँ तक कि उसे पीटीएसडी भी है। जल्द ही फैसिलिटी के बच्चे बगावत करने लगते हैं, क्योंकि प्रीचर स्टाफ पर उसे जहर देने का आरोप लगाता है। प्रीचर फौजी जिंदगी में वापस जाना चाहता है, इसलिए वो और एक और बच्चा वहां से चले जाते हैं। आगू को फिर काउंसलिंग मिलती है और वो अपने भयानक युद्ध के अनुभवों को याद करना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी कि वो बस एक ऐसा परिवार चाहता है जो उसे पहले की तरह प्यार करे। और अंत में आगू आखिरकार अपने युवा साथियों के साथ समुद्र तट पर कुछ शुद्ध असली बचपना भरा मजा लेने की कोशिश करता है। और यहीं खत्म होती है हमारी फिल्म बीस्ट्स ऑफ नो नेशन। आपको बचपन के इस दर्दनाक सदमे पर बनी ये फिल्म कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली